हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को गूगल प्ले से भी इंस्टॉल कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएगा। तो ये सभी कंटेंट है, आप देख लीजिएगा। और यदि आप हमारा ये PDF कोर्स बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट हमारे PDF कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 22 फरवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये 21 फरवरी को मनाया गया। 2023 का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन ये मुंबई में होगा। रिवार्ड प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक ने 115 मिलियन US$ का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है। सीनियर जर्नलिस्ट और इंडियन एक्सप्रेस नेशनल ब्यूरो चीफ रवीश तिवारी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। गेमिंग ऐप A23, इसने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। HDFC बैंक एशिया का जो लार्जेस्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है इंदौर में, इसको फाइनेंस करेगा। चेतन गाते, इनको इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इसका डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन सभी ने इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL में शेयर्स लिए हैं। बिग बास्केट, इसने केरला बेस्ड स्टार्टअप एग्रीमा इन्फोटेक को एक्वायर किया है। महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स, इसने टाटा 1mg के साथ पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड वेलनेस सॉल्यूशंस। प्रियम गांधी मोदी, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अ नेशन टू प्रोटेक्ट। केरला स्टार्टअप मिशन KSUM, इसने गूगल के साथ कोलैबोरेट किया, जिसके तहत जो लोकल स्टार्टअप्स हैं उनको ग्लोबल स्टार्टअप कम्युनिटी से कनेक्ट किया जाएगा। अगर हम इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की रिपोर्ट की बात करें तो इसने कहा है कि जो राज्यों का जो सकल जो घाटा है वो GDP का 3.6% रहने की उम्मीद है फिस्कल ईयर 23 में। 30 सितंबर 2022 ये NBFCs के लिए डेडलाइन है। किस लिए? जो न्यू UPA अपग्रेडेशन नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करने के लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा इस स्कीम को 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है। चलिए अब देखते हैं 23 फरवरी के करंट अफेयर्स। विच कंपनी हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, कोल इंडिया। तो देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और इसको इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड इसको एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड फंक्शन में दिया गया है, जिसको ऑर्गेनाइज किया है एसोचैम ने कोलकाता में। आपको जानना चाहिए, कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल है और कोल इंडिया का हेडक्वार्टर्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। विच कंट्री वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स एट द 2022 विंटर ओलंपिक गेम्स। पूछा जा रहा है कि 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, नॉर्वे। तो देखिए, बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स ये संपन्न हो चुके हैं 20 फरवरी को और जो इसकी ये क्लोजिंग सेरेमनी जो हुई ये बीजिंग नेशनल स्टेडियम, जिसे बर्ड्स नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इस स्टेडियम में संपन्न हुई है ये क्लोजिंग सेरेमनी।
आपको जानना चाहिए जो नेक्स्ट विंटर गेम्स हैं ये 2026 में इटली के शहर मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो में संपन्न होंगे या खेले जाएंगे। आपको जानना चाहिए इसमें अगर हम मेडल टैली की बात करें तो नॉर्वे सबसे टॉप पोजीशन पर रहा है। इसने 16 गोल्ड, 8 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल 37 मेडल्स इसने जीते हैं। दूसरी पोजीशन पर जर्मनी रहा है जिसने 12 गोल्ड, 10 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 27 यानी कि 27 मेडल्स जीते हैं। और तीसरी पोजीशन पर रहा है चाइना विद 9 गोल्ड। आपको जानना चाहिए नॉर्वे के बायथलीट जोहानेस थिंगनेस बो ये मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट रहे हैं बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक गेम्स में। इन्होंने 4 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नॉर्वे की ही मार्टे ओल्सबू रोइसलैंड ये मोस्ट सक्सेसफुल फीमेल एथलीट रही हैं। इन्होंने 3 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड थिंकिंग डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे यानी कि विश्व चिंतन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा 22 फरवरी। तो 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया जाता है और सभी जो गर्ल गाइड्स हैं और गर्ल स्काउट्स हैं उनके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली। आपको जानना चाहिए इस बार साल 2022 में इसका थीम रहा है आवर वर्ल्ड, आवर इक्वल फ्यूचर, द इन्वायरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी। India's first biosafety level 3 containment mobile laboratory has been inaugurated in which city? पूछ रहे हैं कि भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है नासिक। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए इंडिया की फर्स्ट बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी इसको नासिक महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। तो इस लेबोरेटरी का मकसद ये रहेगा कि कोई भी नया वायरस इन्फेक्शन है यदि वो इमर्ज होता है तो उसकी पहचान जल्द से जल्द की जा सके, ताकि जैसे हम ये देख रहे हैं ना कोविड-19 इस तरह की कोई भी पैंडेमिक से बचा जा सके। एयर फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6 इन 2022 एट एयर फोर्स स्टेशन जोधपुर। पूछ रहे हैं कि भारत की वायुसेना और किस देश ने 2022 में वायुसेना स्टेशन जोधपुर में ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास में भाग लिया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है ओमान। देखिए आपको जानना चाहिए इंडियन एयरफोर्स ने रॉयल एयरफोर्स ओमान इसके साथ मिलकर एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में ईस्टर्न ब्रिज 6 इस एक्सरसाइज में जो है पार्टिसिपेट किया है। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है ईस्टर्न ब्रिज, ठीक है, और 6 मतलब 6th एडिशन है ये आपको जानना चाहिए। डोनबास रीजन ऑफन सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। पूछ रहे हैं कि अक्सर खबरों में रहने वाला डोनबास क्षेत्र किस देश में स्थित है। टर्की, रशिया, यूक्रेन या फिर नॉर्थ कोरिया। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा यानी कि यूक्रेन। देखिए काफ़ी चर्चा में है ये विषय, जानेंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। पहले आप ये जान लीजिए 21 फरवरी को जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने 2 इंडिपेंडेंट नेशंस को रिकॉग्नाइज किया है यानी उनको मान्यता दी है। और ये दोनों ही इंडिपेंडेंट नेशंस जो है यूक्रेन के डोनबास रीजन में आते हैं। और इसी के साथ रशिया ने कहा है कि हम इन दोनों ही जो इंडिपेंडेंट नेशंस हैं यहाँ पर अपने फोर्स को भेजेंगे जो कि पीस कीपिंग ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि यहाँ पर हम जो अपनी फोर्स भेज रहे हैं वो लड़ने के मकसद से नहीं भेज रहे हैं, हम यहाँ पर शांति स्थापित करने की मकसद से भेज रहे हैं। आपको जानना चाहिए पुतिन ने यहाँ पर एक साइन किया है, मतलब एक डिक्री पे साइन किया है, एक तरह का लॉ या फिर एक ऑफिशियल जैसे पेपर होता है ना उस पर साइन किया है। और 2 नेशंस इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, एक तो है डोनेट्स पीपल्स रिपब्लिक और दूसरा है लुगांस पीपल्स रिपब्लिक। तो ये आपको जानना चाहिए। अब देखेंगे मैप में, देखिए ये पूरा यूक्रेन है, ये आप देख रहे हैं ये यूक्रेन है, ये अजोव सी है, ये है क्रीमिया। क्रीमिया को पहले ही रशिया जो है एनेक्स कर चुका है, ये आपको जानना चाहिए, रशिया के कंट्रोल में है। ये है आपका यूक्रेन। अब ये यूक्रेन की बाउंड्री आप देख रहे हैं,
और यूक्रेन के अंदर ये है डोनबास रीजन, ये डोनबास रीजन की बाउंड्री है। ठीक है, अब डोनबास रीजन जो है ना, यहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया है और काफ़ी लोग यहाँ पर रशियन रहते हैं, तो इनकी जो सहानुभूति है वो रशिया की तरफ ही है। तो यहाँ पर दो रीजन है, एक तो है ये डोनेट्स्क और दूसरा है लुहांस्क। तो ये दोनों जो है यहाँ पर सेपरेटिस्ट रहते हैं, यानी कि ये यूक्रेन से अलग ही रहना चाहते हैं। तो इन्होंने 2014 के बाद से ही, जब क्रीमिया को रशिया ने एनेक्स किया, उसके बाद से इन दोनों ने यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर सेपरेटिस्ट जो है कंट्रोल करते हैं इस रीजन को, पूरे को नहीं, कुछ रीजन को सेपरेटिस्ट कंट्रोल करते हैं, अलगाववादी जो होते हैं ना वो कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पर निरंतर लड़ाई चलती रहती है, यूक्रेन की सेना और इन अलगाववादियों में लड़ाई चलती रहती है। तो इन्होंने पहले ही अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन बता दिया था, लेकिन किसी कंट्री ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है इसको। और अब क्या हुआ है, अब रशिया ने इनकी इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करने कहा है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, आप दोनों अलग अलग देश हैं। तो डोनबास रीजन है यूक्रेन के अंदर, उसी में है ये दो रीजन, एक तो है डोनेट्स्क और दूसरा है लुहांस्क। अच्छा, कई एस्पिरेंट्स का मैसेज आ रहा था मेरे पास टेलीग्राम पर कि रशिया यूक्रेन विवाद को एक बार बता दीजिए कि क्या है संक्षेप में। तो मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस आप ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा इस चीज़ को। अभी आपने सुन लिया तो कई सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात ये है, इस पर क्या लिखा है ना ये सब, ये मत ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ मैं ये अपना कर्सर ले जाऊँ बस उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये रशिया की बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये यूक्रेन है, यूक्रेन से ऊपर बेलारूस है, अलग देश है, और यह है नीचे क्रीमिया जिसको रशिया एनेक्स कर चुका है। ये पूरा यूरोप ही है इधर, है ना। अब देखिए, एक नंबर पे देश है एस्टोनिया, दूसरे नंबर पर है लातविया, तीसरे पर लिथुआनिया, चौथे पर पोलैंड, इसी तरह से कई सारे देश हैं। ये सारे जो आप देश देख रहे हैं ना, ये 1997 के बाद नेटो का आपने नाम सुना होगा ना, तो नेटो के मेंबर बने ये 1997 के बाद। ठीक है, अब देखिए ये नेटो के देश बन गए। अब ये रशिया है, रशिया और नेटो में बिल्कुल नहीं बनती है। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देखिए बेलारूस में फिलहाल जो सरकार है वो रशिया के साथ सहानुभूति रखती है, प्रो रशियन गवर्नमेंट यहाँ पर है। तो यहाँ से रशिया को कोई दिक्कत नहीं है, ना ही ये इधर नेटो के संपर्क में जा रहे हैं, ना ही यूरोपियन यूनियन के संपर्क में ये लोग ज़्यादा जा रहे हैं, ना इनका झुकाव इधर। अब ये है आपका यूक्रेन में 2014 में जो सरकार थी वो प्रो रशियन थी। उन्होंने जो है मना कर दिया था 2014 में कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ किसी भी तरह का एग्रीमेंट नहीं करेंगे या समझौता नहीं करेंगे, ना ही हम नेटो में जाने के फेवर में हैं। तो उसके बाद वहाँ पर कई प्रोटेस्ट हुए और वो सरकार गिरा दी गई। जो वहाँ पर जो सरकार के प्रेसिडेंट थे वो भी भाग गए थे, रशिया में ही भाग गए थे वो। उसके बाद फिर नई सरकारें बनी। इसी बीच जब यहाँ पर सरकार गिरा दी गई है ना, जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने सरकार गिरा दी थी कि आप प्रो रशियन क्यों हो रहे हैं, आपने यूरोपियन यूनियन के साथ एग्रीमेंट साइन क्यों नहीं किया है। मैं यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा हूँ, मैं नेटो की बात नहीं कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ से ये भाग गए यहाँ के लीडर रशिया में, उसके बाद रशिया ने क्या किया, उसी वक्त क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। ठीक है, अच्छा ये बात अलग हो गई। अब हम फिलहाल की बात करते हैं कि क्या बात हुई है, अभी किस बात का विवाद है। देखिए रशिया ये चाहता है, ये जो नेटो कंट्री है ये चाहता है कि यूक्रेन इनमें शामिल हो जाए, और यूक्रेन भी चाहता है कि मैं भी नेटो में एक ना एक दिन शामिल हो जाऊंगा। अब नेटो में शामिल होने के लिए जितने भी 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं सबकी सहमति ज़रूरी है। और नेटो कंट्रीज़ का एक प्रिंसिपल है कि यदि एक भी कंट्री पर नेटो के अलावा कोई बाहरी देश हमला करता है तो उसको ऐसा समझा जाएगा कि हम पर हमला हुआ है, हम सभी 30 की 30 कंट्रीज़ पर हमला हुआ है। ये नेटो का सिद्धांत है। अब मान लीजिए अगर यूक्रेन जो है नेटो में चला जाता है, ठीक है, यदि यूक्रेन नेटो में चला जाता है तो क्या होगा, नेटो तो बिल्कुल रशिया की बाउंड्री पर ही खड़ा हो जाएगा, यहीं पर इसकी फोर्सेस तैनात हो जाएंगी, जो कि रशिया नहीं चाहता। रशिया नहीं चाहता कि नेटो जो है हमारी बिल्कुल बाउंड्री पे खड़ा हो जाए। और रशिया को ये भी डर है कि अगर ये यूक्रेन नेटो का मेंबर बन गया तो ये क्रीमिया को भी अपने पास ले लेंगे, और जो मैंने आपको अभी डोनबास रीजन बताया उसमें जो 2 रीजन हैं उनको भी अपने पक्ष में कर लेंगे। ये रशिया का डर है। तो रशिया ये चाहता है कि एक तो जो नेटो मेंबर कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन यूनियन है वो जो है लिखित दे, एक एग्रीमेंट बने ऑफिशियल कि हम यूक्रेन को कभी भी
नेटो का मेंबर नहीं बनाएंगे। नेटो या नाटो, मैं नेटो बोलता हूँ इसको, नेटो का मेंबर नहीं बनाएंगे। ऑफिशियली ये चाहता है, जिसके लिए ये लोग राजी नहीं है। नेटो मेंबर कंट्री राजी है और यूरोप के जो देश है वो भी इसमें राजी नहीं है कि ऑफिशियल कुछ इसको लिख के दिया जाए कि हाँ हम यूक्रेन को कभी शामिल नहीं करेंगे। देखिए ये भड़काने की एक्टिविटी जो है पहले से इधर से ही चली आ रही है। अब देखिए रशिया की बात करें, कोई भी देश हो, कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसका जो विरोधी देश है या विरोधी अलायंस है वो उसकी बॉर्डर पर आकर खड़ा हो जाए। यहाँ पर बेलारूस से तो रशिया को कोई डर नहीं है क्योंकि बेलारूस की जो सरकार है वो प्रो रशियन है। यूक्रेन से डर है क्योंकि यूक्रेन में जो सरकार है, यूक्रेन में जो लोग हैं वो प्रो रशियन नहीं है, वो चाहते हैं कि हाँ इधर थोड़ा झुकाव चले, हम नेटो में मेंबर बने। तो इसी वजह से रशिया क्या चाहता है कि रशिया यहाँ पर थोड़ा सा डरा रहा है, थोड़ी सी आंखें दिखा रहा है। ये कह रहा है कि आप बार बार इसको, जो यूक्रेन को अपने में शामिल करने की बात कर रहे हैं, उसका गंभीर परिणाम आपको भुगतने को मिलेगा। तो रशिया कह रहा है अगर यूक्रेन पर, अगर रशिया का ये मानना है कि तुम्हें इसको यूक्रेन को अगर शामिल करना ही है, क्यों ना मैं पहले ही इस पर कब्जा कर लूँ। ऐसा भी हो सकता है कि एक तरह से दिमाग में चल रहा हो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा चल रहा है, हो सकता है ऐसा चल रहा हो, क्योंकि कोई भी देश ने, हम चाहेंगे कि बिल्कुल चाइना जो है हमारे बिल्कुल बॉर्डर पर आकर खड़ा हो जाए चारों तरफ से? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। बीच में नेपाल है, बफर स्टेट का कार्य करता है ना। भूटान है इधर, वो भी बफर स्टेट का काम करता है। क्या हम चाहेंगे कि नेपाल को एनेक्स करके वो बिल्कुल हमारी बॉर्डर पे आ जाए चाइना? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। सेम रशिया की बात है। तो रशिया ने कहा है कि एक तो आप आगे मत बढ़िए यहाँ से। और रशिया का ये भी कहना है, देखिए ये जो येलो में है ना, ये सारी कंट्री, ये 1997 के बाद नेटो का मेंबर बनी है। यानी कि ये तो थी ही सब, ये तो पूरा रीजन नेटो का मेंबर था। उसके बाद देखिए एक्सपेंशन रशिया की तरफ ही चल रहा है आगे को। तो रशिया ये कह रहा है, एक तो आप 1997 तक यहाँ तक थे ना, यहीं तक वापस चले जाइए। एक तो ये वाली जो सदस्यता है इसको भी ख़त्म कीजिए जो इन देशों की है। तो ये सब डिमांड रशिया की है। ये इसी को लेकर पूरा ये मामला चल रहा है। दूसरी बात मैं एक और बताता हूँ आपको, रशिया और यूनाइटेड स्टेट। देखिए जो बाइडन जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, इनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत ही नीचे है। ये बहुत ही कमज़ोर प्रेसिडेंट के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, ऐसा है वहाँ के लोगों का मानना है। सेम बात रशिया में है। रशिया की इकोनॉमी जो है डगमगा रखी है, ठीक है, और प्रोडक्शन भी इतना अच्छा कुछ नहीं चल रहा है जैसे कि रशिया को एक सुपर पावर माना जाता था। तो रशिया के जो ये आपके व्लादिमीर पुतिन है, इनके सामने एक टास्क है कि फिर से एक मजबूत व्यक्ति बनने का। क्योंकि यहाँ पर अगर हम ये ओपोजिशन के लीडर हैं, यह है एलेक्सी नावल्नी इनका नाम है, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये लॉयर हैं। और रशिया में व्लादिमीर पुतिन को खुलेआम चुनौती देना कोई आसान काम नहीं है। इन्होंने वो काम किया है, ये एंटी करप्शन मूवमेंट वहाँ पर चला रहे हैं। और आपको पता भी होगा कि 2020 में इनको पॉइज़न भी दिया गया, मरते मरते ही बचे हैं, जिसमें कि इन्होंने कहा कि मुझे पॉइज़न जो है व्लादिमीर पुतिन ने ही दिलवाया है। फिर इनको जर्मनी इवैक्यूएट किया गया था, वहाँ से फिर सही होकर ये दोबारा रशिया में आए और रशिया में आकर ही इनको फिर अरेस्ट भी कर लिया गया। तो इन्होंने जो है व्लादिमीर पुतिन की जो साख है ना, उसको थोड़ा घटा दिया। इन्होंने वहाँ पर टक्कर दी है। इन्होंने कहा है कि आपकी सरकार में जो है करप्शन है, रशिया में बहुत करप्शन है, ये इन्होंने कहा है। और लोग इनकी बात मानते भी हैं, इस चीज़ को यकीन भी करते हैं। तो जो है इन्होंने जो इमेज जो पुतिन की थोड़ी डाउन की है। कभी भी पुतिन के मुंह से आप इनका नाम नहीं सुनेंगे, लेकिन इनको पॉइजन दिया गया, कई तरह की एक्टिविटी हुई है। तो सब अपनी इमेज चमकाने में लगे हुए हैं। अब देखिए ना, यहाँ से आप ही देख लीजिए, भारत में भी कई लोगों के मन में अभी आ गया है कि यार देखो रशिया ने जो है भगा दिया इन सबको पीछे। तो ये एक इमेज बन जाती है। सेम इनकी कंट्री में ही बन गई होगी रशिया में कि हाँ हमारा प्रेसिडेंट जो है वाकई में जो है पीछे धकेल दिया उनको। तो ये सब चलता रहता है। सही बात बताऊँ, अगला स्टेप क्या होगा, कब कौन हमला करेगा, ये किसी को नहीं पता। ये केवल पुतिन को ही पता है कि आगे क्या स्टेप होगा। बाकी सब अपने तुक्के मार रहे हैं। अमेरिका अपना तुक्का मार रहा है, और ये यूनाइटेड किंगडम अपने तुक्के मार रहा है कि अब रशिया ये करेगा, अब वो करेगा। केवल रशिया को पता है कि वो क्या करने वाला है। और रशिया के इस कदम पर जो इसने टू इंडिपेंडेंट रीजन्स को जो नेशन का टैग दे दिया है, इसके बाद इस पर अब जो है कई सारे सैंक्शंस भी लगा दिए, जैसे यूनाइटेड किंगडम ने लगा दिए। यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया है, इसके रशिया के जो 5 बैंक हैं उनको सीज कर दिया है। और उधर से जर्मनी ने क्या किया है, जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन,
उसको जो है रोक दिया है, उसको अप्रूवल को जो है अभी रोक दिया है। तो इस तरह के सैंक्शंस यहाँ पर लग रहे हैं। आगे अगर रशिया ने कुछ ऐसी हरकत की तो हो सकता है कि अमेरिका रशिया को डॉलर यूज़ करने से मना कर दे, डॉलर से दूर कर दे, डॉलर के क्षेत्र से बाहर कर दे, तब तो रशिया के लिए भी दिक्कत हो जाएगी काफ़ी। तो कई तरह के सैंक्शन ही अब यहाँ पर जो है बचते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये मत सोचिए कि यूक्रेन के बचाव में कोई देश आएगा। सभी देशों ने ये कहा है कि हम आपके बचाव में नहीं आएंगे, अगर कुछ होता है तो आपकी सेना को खुद निपटना होगा। हाँ, हम आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ या फिर कभी छोटे मोटे हथियार दे सकते हैं, लेकिन कोई भी देश यूक्रेन के समर्थन में नहीं उतरेगा। यूक्रेन को अपने आप ही यहाँ से लड़ना होगा, क्योंकि अगर कोई और देश यहाँ पर उतरा तो फिर तो वर्ल्ड वॉर वाली कंडीशन होती है ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो या वर्ल्ड वॉर 2 हो, एक देश ने दूसरे पर हमला किया है, फिर दूसरे के समर्थन में और देश आए हैं, तब वो युद्ध बड़ा है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं। बात करें भारत की, भारत का साफ कहना है कि बातचीत से मुद्दा सुलझाइए, है ना। भारत क्यों अपने रिलेशन ख़राब करे, चाहे रशिया हो चाहे यूक्रेन हो, कोई भी हो, इनके मामले में इतना दूर हैं ये लोग, हम क्यों अपने इस बात करें। बाकी रशिया का बाकी इंडिया का जो अपना कंसंट्रेशन है वो वहीं पर है, क्वाड में। इंडिया कहता है यहाँ पर हम जो है किसी का ऐसा फेवर नहीं करेंगे, हालांकि इंटरनली तो रशिया का ही फेवर चल रहा है ना। और बाकी अमेरिका के साथ भारत का ये है कि आप इंडो पैसिफिक में आइए, आपका स्वागत है, और इंडो पैसिफिक में हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हैं। तभी तो क्वाड ज्वाइन किया हुआ है ना भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर, है ना, क्योंकि यहाँ पर चाइना को टेम करना है। तो ये सब जियोपॉलिटिक्स से आपको मालूम होनी चाहिए। आई होप मैं आपको समझाने में सफल हो पाया हूँगा, आपको समझ भी आ गया होगा। फिर से सुनिएगा यदि किसी को समझ नहीं आया, मैंने काफ़ी आसान शब्दों में कोशिश की आपको बताने के लिए। देखिए, इस तरह के टॉपिक में आप इंटरेस्ट लिया कीजिए। जो जियोपॉलिटिक्स होती है काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है जब आप इनको जानते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच टेलीकॉम कंपनी हैज़ जॉइंड द ग्लोबल CMEWE 6 अंडरसी केबल कंसोर्टियम। पूछ रहे हैं कि कौन सी दूरसंचार कंपनी वैश्विक CMEWE 6 अंडरसी केबल कंसोर्टियम में शामिल हो गई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है, एयरटेल। तो देखिए, एक तरह का कंसोर्टियम है या फिर एक तरह का आप ग्रुप कह सकते हैं, इसका नाम है CMEWE 6 अंडरसी केबल। तो इसको ज्वाइन कर लिया है भारती एयरटेल लिमिटेड ने, जो कि इसका जो हाई स्पीड ग्लोबल नेटवर्क कैपेसिटी है उसको बढ़ाने में काफ़ी हेल्प भी करेगा। आपको जानना चाहिए, ये जो हमने नाम बताया ये वाला, ये 19,200 आर किलोमीटर यानी कि राउट किलोमीटर्स का एक नेटवर्क है, जो कि सिंगापुर को फ्रांस से कनेक्ट करेगा। और आपको बता दें, ये जो है लार्जेस्ट अंडरसी केबल सिस्टम ग्लोबली जो है बन जाएगा। मतलब जो भी अब तक अंडरसी केबल सिस्टम्स हैं उनमें से एक जो है ये बन जाएगा। तो अंडरसी केबल जाएगा, ये सिंगापुर और फ्रांस को कनेक्ट करेगा। तो इसका पार्ट बन गया है भारती एयरटेल। और ये भी आप जानिए कि भारती एयरटेल जो है यहाँ पर 20% इन्वेस्ट कर रहा है इस पूरे केबल सिस्टम का। 20% इन्वेस्टमेंट भारती एयरटेल की ओर से जा रहा है और ये केबल सिस्टम 2025 तक लाइव हो जाएगा। एडिडास हैज़ रोप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। पूछ रहे हैं कि एडिडास ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, मनिका बत्रा। मनिका बत्रा आप सभी जानते हैं कि टेबल टेनिस प्लेयर हैं भारत से, और इन्हें एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फ्रीडम फाइटर एंड सोशल वर्कर शकुंतला चौधरी हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द रेसिपिएंट ऑफ विच सिविलियन ऑनर या सिविलियन अवार्ड। पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता शकुंतला चौधरी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, को किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पद्म श्री। तो देखिए, शकुंतला चौधरी 102 उम्र की थी ये, और गांधीयन सोशल वर्कर और फ्रीडम फाइटर रही हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको बता दें, ये असम के कामरूप से आती थी और इन्होंने विलेजर्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए और जो वुमेन होती हैं इनके वेल बींग के लिए काफ़ी काम किया। इन्हें शकुंतला बाई देवी के नाम से भी जाना जाता है। और सरानिया आश्रम में इन्होंने काफ़ी काम किया है। और ये जो सरानिया आश्रम है इसको महात्मा गांधी द्वारा इनोग्रेट किया गया था 1946 में। आपको बता दें, इसी साल इन्हें पद्मश्री के लिए भी नामित किया गया था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन? रविंद्रनाथ टैगोर्स पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। पूछ रहे हैं कि अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन
रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है, उमादास गुप्ता। देखिए एक बुक आई है जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जो रूरल रिकंस्ट्रक्शन वर्क है उसके बारे में बताती है। तो इन्होंने श्री निकेतन इसको सेटअप किया था, जो कि विश्व भारती इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी शांति निकेतन का एक विंग है। 1922 में इसको सेटअप किया था श्री निकेतन को। तो इसी पर एक बुक लिखी है, ये जो बुक का नाम मैंने आपको बताया, और ये बुक लिखी है हिस्टोरियन और टैगोर के जो बायोग्राफर हैं उमादास गुप्ता ने। Who has been honored with the outstanding contribution to film industry award at the दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022? पूछ रहे हैं कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, आशा पारेख। देखिए यहाँ पर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 ये मुंबई में संपन्न हुए हैं। ये मैंने पूरी लिस्ट आपको दे दी है, इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी पीडीएफ फॉलो हो तो पीडीएफ मिल ही जाएगी। तो इसमें देखिए कई सारे हैं इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दें। तो फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा, बेस्ट फिल्म है शेरशाह, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस कीर्ति सेनन, बेस्ट डायरेक्टर केन घोष और आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिल्म इंडस्ट्री ये है आशा पारेख। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और साथ ही आपको इसमें एक इंपॉर्टेंट ये भी जानना चाहिए, बेस्ट शॉर्ट फिल्म ये है पॉली। तो ये पूरी लिस्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट? निम्नलिखित में से कौन 100वां हर घर जल जिला बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, चंबा। तो यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं, चंबा 100th डिस्ट्रिक्ट टू गेट हर घर जल स्टेटस। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम इसको जल जीवन मिशन के रूप में फिर से लॉन्च किया था, आप सभी जानते हैं। और जिसका उद्देश्य यह है कि जो रूरल हाउस होल्ड है, जो रूरल जो घर हैं, उनको जो है टैप वाटर मिलता रहे, उनको वाटर की सप्लाई मिलती रहे और पूरी तरह से 2024 तक हम जितने भी रूरल हाउस होल्ड हैं उनको टैप वाटर कनेक्शन दे दें। तो इसी सीरीज में अब जो है हिमाचल प्रदेश का चंबा डिस्ट्रिक्ट जो है ये 100वां डिस्ट्रिक्ट बन गया है जहाँ पर हर एक व्यक्ति के घर में जो है टैप वाटर कनेक्शन है, यानी कि पानी की सप्लाई है। इसलिए इसको बोला गया है हर घर जल डिस्ट्रिक्ट। बाकी आपको जानना चाहिए गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पुडुचेरी, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन सभी में जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं सबके पास टैप वाटर सप्लाई है। आपको जानना चाहिए जल जीवन मिशन में जो क्वालिटी अफेक्टेड विलेजेस हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, SC/ST मेजोरिटी विलेजेस हैं, वाटर स्कार्स एरियाज हैं और संसद आदर्श ग्राम योजना विलेजेस हैं, इनको जो है प्रायोरिटी दी गई है। इंडिया विल सेटअप IIT इन विच कंट्री? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है। भारत किस देश में IIT स्थापित करेगा? भारत UAE में IIT स्थापित करेगा। तो देखिए इंडिया और UAE संयुक्त अरब अमीरात में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत UAE में भारत इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश करेगा। ये पहली बार है जब भारत से बाहर IIT जो है इस्टेब्लिश की जा रही है। आपको बता दें जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IITs हैं ये इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 द्वारा गवर्न की जाती हैं और भारत में फिलहाल 23 IITs हैं। आपको जानना चाहिए हाल ही में इंडिया और UAE ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA इसको साइन किया है, जो कि इन दोनों ही देशों के बीच ट्रेड में जो है बढ़ोतरी करेगा, ट्रेड को जो है और बढ़ावा मिलेगा इससे। और अगले 5 सालों में $100 बिलियन का जो है ट्रेड इन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में होना संभव हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो आबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, इन दोनों के बीच ये डील साइन की गई है। आगे देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम। पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार ने किस अवधि के दौरान इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 2022-23 से 2025-26 तक। जानेंगे इस चीज़ को, क्या चीज़ है ये। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। इसके इम्प्लीमेंटेशन को
अप्रूव कर दिया है। ये फेज़ 2 है, फेज़ 1 पहले ही हो चुका है। और आपको बता दें जो प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का प्रोजेक्ट है। 3,375 करोड़ रुपए की लागत से प्रोजेक्ट को जो है लागू किया जाएगा 2022-23 से 2025-26 के टाइम ड्यूरेशन के लिए। आपको बता दें ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम की तरह इंप्लीमेंट किया जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या अंतर होता है। बाकी आपको जानना चाहिए ये जो ICJS है इसको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और इसमें इसका साथ देगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। आपको जानना चाहिए ICJS ये जो है आपका क्रिमिनल जस्टिस जो होता है ना उस सिस्टम को जो है और सुदृढ़ बनाने का कार्य करेगा। ये 5 पिलर्स पर आधारित है। देखिए क्या क्या, एक तो पुलिस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम, ठीक है। अब कोई क्राइम हुआ है उसको ट्रैकिंग जो है तुरंत किया जा सके, पुराना कोई क्राइम हुआ है इसको ट्रैक किया जा सके, इस तरह का डिजिटल सिस्टम इसके तहत बनाया जाएगा। ई फोरेंसिक्स फॉर फोरेंसिक लैब्स, ई फोरेंसिक इस तरह की ऐप बनाई जाएंगी। ई कोर्ट्स इस तरह की जो है ऐप होगी। ई प्रोसिक्यूशन फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इस तरह की सुविधाएं इसमें दी जाएंगी। और फिफ्थ है आपके पास ई प्रिजन्स फॉर प्रिजन्स। तो ई प्रिजन्स यानी कि जो कैदी है उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा, तो यानी कि डिजिटाइज करने का काम इस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। अब देख ले प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। लाभार्थियों से रूबरू इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री, आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सुरजीत सेनगुप्ता वाज पास्ड अवे रिसेंटली, वाज अ फुटबॉल प्लेयर। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड मिलिट्री विड्रॉवल फ्रॉम माली आफ्टर 9 years, आंसर इज फ्रांस। विच स्टॉर्म रिसेंटली हिट Belgium, the Netherlands, Germany, Poland and Irish Republic and the United Kingdom, answer is Eunice. FICCI's Committee Against Smuggling and Counterfeiting Activities Destroying the Economy has taken the initiative in establishing Anti-Smuggling Day on February 11, 2022. और आप में से कई एस्पिरेंट्स बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए आज अब देखते हैं हमारे इंग्लिश के शब्द। DU campus abuzz with activity as students return after 2 years। तो हमारा शब्द है अबज। तो अबज का मतलब क्या होता है? साउंड। जो आप देखते हैं ना कहीं भीड़ भाड़ के इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर भी साउंड होती रहती है ना, तभी तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर भीड़ हो रखी है। वैसे तो दिखाई भी देता है पर एक साउंड सी नहीं चलती रहती। आप मार्केट में जाते हैं तो एक अलग ही साउंड आती रहती है ना, हमिंग साउंड बोलते हैं, इस तरह की साउंड आती रहती है। मच्छर जब आता है तब एक साउंड आती है, उसको बोलते हैं अबज। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ड्यू कैंपस में फिर से वो साउंड से आने लगी है, यानी कि फिर से एक्टिविटी शुरू हो गई है क्योंकि 2 साल बाद फिर से स्टूडेंट कैंपस में अपना लौटना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन वी अराइव्ड द पार्टी वॉज इन फुल स्विंग एंड द रूम वॉज अबज। द एयर वॉज अबज विद मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स। जब हेलीकॉप्टर्स आते हैं तब भी आपने देखा होगा एक साउंड आती है ना, तभी तो हमें पता चलता है कि अच्छा ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है। दूसरा हमारे पास सिंगापुर पीएम्स स्पीच अनकॉल्ड फॉर सेज इंडिया। देखिए हाल ही में सिंगापुर के पीएम ने एक स्पीच दी थी और उन्होंने कहा था कि नेहरू का इंडिया जो है अब वैसा नहीं रहा है, अब वहाँ पर जो है वहाँ की संसद में जो है काफ़ी करप्ट पीपल हैं, इस तरह की बातें इन्होंने कही थी। तो यहाँ पर कहा है भारत ने कहा है कि सिंगापुर पीएम्स स्पीच अनकॉल्ड फॉर। सिंगापुर के जो पीएम की स्पीच है वो अनकॉल्ड फॉर थी। अनकॉल्ड फॉर का मतलब होता है, आज का हमारा शब्द है अनकॉल्ड फॉर। अनकॉल्ड फॉर का मतलब होता है कि किसी बात की ज़रूरत नहीं थी, ऐसे ही बेवजह कोई बात होती है ना उसको, कि इसकी कोई नीड ही नहीं थी। तो इंडिया कह रहा है कि जो सिंगापुर के पीएम की जो स्पीच है वो अनकॉल्ड फॉर थी, यानी कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी आपको बोलने की, वो बेवजह आपने अपनी स्पीच में डाल दी। इस तरह की बातें थोड़ा ना करते हैं, ये भारत का कहना था। तो अनकॉल्ड फॉर का मतलब क्या हो? ऐसी बात जिसकी ज़रूरत ना हो, जिसका कोई मतलब ना बैठता हो, उसको बोलते हैं अनकॉल्ड फॉर। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, देयर्स नो रीज़न टू मेक पर्सनल कमेंट्स दैट वॉज कम्प्लीटली अनकॉल्ड फॉर। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पर्सनल कमेंट्स करने का कोई भी रीज़न नहीं था और ये टोटली अनकॉल्ड फॉर था। ठीक है, मतलब ये इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, आपने क्यों किसी पे पर्सनल कमेंट किया। 2 लोगों में बात चल रही है, कोई आप देखते होंगे बीजेपी कांग्रेस की बहस चलती रहती है, तो ठीक है बहस अपने तक ठीक है, घरों घरों में लड़ाइयाँ चल जाती है, 2 भाइयों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं,
ठीक है, दो दोस्तों में लड़ाई हो जाती है, दोस्तों में होती है तो वो एक दूसरे के बाप तक पहुंच जाते हैं, तो आप उसमें कह सकते हैं कि यार बहस तो ठीक थी, पर ये जो आप एक दूसरे के बाप पर पहुंच गए ये अनकॉल्ड फॉर था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी यार। ठीक है, इसको बोलते हैं अनकॉल्ड फॉर। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। ली जिंग लूंग इज द पीएम ऑफ विच कंट्री? स्वयं, अ प्लेटफॉर्म इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डील्स विद विच सेक्टर? Who is India's new test captain, taking over from Virat Kohli, who relinquished the role? Who is the first woman from India to be elected as a member of the International Olympic Committee? The theme of International Mother Language Day in 2022 is using technology for multilingual learning, challenges and opportunities. Which UN agency approved the declaration of February 21 as IMLD? तो ये पूछ रहे हैं कि जो ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है इसको कौन सी यूएन एजेंसी जो है मनाती है, या इसको किस यूएन एजेंसी ने अप्रूव किया था कि ये वाला दिन हम 21 फरवरी को मनाएंगे, ये आपको बताना है। इससे पहले जब मैंने ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में कराया था तब भी बताया था कि कौन सी एजेंसी, और ये भी बताया था कि बांग्लादेश ने इस दिन को बनाने का इनिशिएटिव लिया था, उसने प्रपोज किया था। तो पांचों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।